नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिकम का ये हमारा तीसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिकम के हमने नामकरण, कार्बोक्सिल समूह की संरचना आदि का अध्ययन किया था। दूसरे व्याख्यान में हमने इनके बनाने की विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें कि हमारे बहुत से नेम रिएक्शंस थे जिनका हमने अध्ययन किया था। अब आज के हमारा शिक्षण बिंदु है इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण व इनके उपयोग। जब भौतिक गुणों की हम बात करते हैं, हमने पहले भी आपको बताया, क्या बताया था पहले व्याख्यान में, कि जहाँ कहीं भी एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ हमको सुगंध और स्वाद का अनुभव होता है तो वहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित होते हैं। तो सुगंध और स्वाद तो जुड़ा ही हुआ है हमारे साथ, लेकिन इनके भौतिक गुणों के बारे में जानने में सबसे पहले आ जाती है इनकी अवस्था। तो भौतिक अवस्था इनकी कैसी होती है? अगर मेथेनल होता है तो वो गैस की तरह रहेगा, एथेनल वाष्पशील गैस की तरह रहता है, लेकिन अन्य सभी यौगिक जो भी होते हैं वो या तो द्रव अवस्था में रहते हैं अथवा मुलायम ठोस के अवस्था में रहते हैं। दूसरा है इनका क्वथनांक। इनका जो क्वथनांक होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, इनके समतुल्य जो आणविक द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बन और ईथर होते हैं उनसे अधिक होता है। अब ये अधिकता क्यों होती है? ये अधिकता कब? हमने आपको कार्बोनिल समूह की संरचना बताई थी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो द्विबंध होता है, उस द्विबंध के कारण वहां पर द्विध्रुवण होता है। इस द्विध्रुवण आकर्षण के कारण इसका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन और ईथर के क्वथनांक से अधिक होता है। यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया है कि अगर एक एल्डिहाइड जिसका कि द्रव्यमान 58 है और एक एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन है जिसका कि सामान्य द्रव्यमान 58 है, लेकिन इसका क्वथनांक अधिक और इसका कम होगा। तीसरा पॉइंट है आपका, इस प्रकार से अगर हम इनको क्रम में लगाएं द्रव्यमान के अणुओं के आधार पर, तो अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो सबसे अधिक, उससे कम कीटोन का, उससे कम एल्डिहाइड का, फिर ईथर का और फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन का होगा। अगला है बच्चा उनका गुण बच्चों विलेयता। ये जल में विलेय होते हैं, सब नहीं होते हैं। इनके प्राथमिक यौगिक मेथेनल, एथेनल और प्रोपेनल ये जल में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसको कि हम यहाँ चित्र से दिखा रहे हैं आपको। ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, अतः ये जल में विलेय होते हैं। ये अध्रुवीय विलायकों में भी घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म में भी घुलनशील है, लेकिन इसके जो बड़े अणु होते हैं जहाँ कार्बन चेन लंबी हो जाती है, वे अणु जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है बच्चों कि एक तीक्ष्ण गंध भी होती है, और जो छोटे अणु होते हैं निम्न स्तर के, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, इनमें बहुत ही तीव्र तीक्ष्ण गंध होती है। और जैसे जैसे अणुओं का आकार बड़ा होता जाता है, गंध क्षीण होती जाती है और सुगंध बढ़ जाती है। इसके बाद आ जाता है बच्चों इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमने इसके पहले कार्बोनिल समूह की संरचना किस प्रकार से देखी थी कि कार्बन जिसके साथ द्विबंध के साथ ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पर कोई दो एल्किल समूह लगे हैं और ये संरचना हमारे एक समतल पर होती है। अगर इस संरचना में अगर यहाँ पर जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के पास जा रहा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन ऋण आवेशित हो जाएगा और यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा।
ये ऋण आवेशित होता है, ये धन आवेशित होता है, और ये धन और ऋण के कारण यहाँ पर ये जो कार्बन है ये धन आवेशित हो जाता है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिकरागी पदार्थ, ये नाभिकरागी पदार्थ क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये नाभिकरागी पदार्थ कहाँ आकर के जुड़ेगा? उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर धनात्मक आवेश होगा, और ये कहाँ से उस पर अटैक करेगा? ये ऊपर से आके अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर से अटैक करेगा इस कार्बन पे, और जब ये कार्बन पे अटैक करता है, आ करके इससे जुड़ जाता है, तो ये ऑक्सीजन क्या है? ऋणात्मक है। तो इस प्रकार की एक संकुल संरचना बनती है जिसमें ऊपर से न्यूक्लियोफाइल लगा है और नीचे आपके तीनों अणु एक दूसरे से समान दूरी पर एक चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है। ये चतुष्फलकीय संरचना ही आगे जितनी अभिक्रियाएं होंगी उसमें लाभकारी होंगी। और एक चीज़ और हमने पहले बताई थी कि ये जो कार्बन था वो कैसा था? sp2 संकरित था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? तब यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और 2 एल्किल ग्रुप जुड़े थे, लेकिन अब क्या चेंज हो गया? अब कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप, 1 ऑक्सीजन और 1 न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो यहाँ पे कार्बन sp3 संकरित हो जाता है। ये अंतर आ जाता है जब हम नाभिकरागी योजक अभिक्रियाएं करते हैं। ये अभिक्रियाएं करने पे अभिक्रियाशीलता जो होती है वो एल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा और कीटोन की उसके कम होती है। क्यों? संरचना पे जाइए, अगर आप एल्डिहाइड की संरचना पे जाते हो तो एक तरफ एल्किल ग्रुप है, एक तरफ H है और डबल बॉन्ड O। यहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आपके कार्बन के पास पहुँच सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर इसी के स्थान पर अगर आपका कीटोन है, कीटोन में क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर बाधा उत्पन्न करेंगे इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के पास पहुँचने में। ये बाधा होने के कारण ही एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं कीटोन से। इसी प्रकार से बेंजीन में आ जाओ, उदाहरण बना हुआ है। अगर बेंजीन का उदाहरण लेते हैं तब क्या होगा? इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जो कि उसको न्यूक्लियोफाइल दे सकता है यहाँ से, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाए उससे पहले ही क्या होता है? ये जो बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन है यही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और जब यही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा घट जाती है और वो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता है। इस प्रकार से एक नाभिकरागी अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड सबसे कम क्रियाशील, कीटोन उससे ज़्यादा क्रियाशील और एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं इस नाभिकरागी योजक और वियोजक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। नाभिकरागी योजक और वियोजन अभिक्रिया का प्रथम उदाहरण है हमारा HCN का संयोजन। जब HCN को संयोग कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? पीछे कुछ भी लगा हो, R कुछ भी हो, यहाँ केवल R और H लगा हो या दोनों R लगे हो एक से, या अलग अलग कुछ भी लगा हो, पीछे से कोई मतलब नहीं है। जब ये अभिक्रिया होगी तो सीधे कार्बोनिल समूह पे होगी, और ये कार्बोनिल समूह में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से होगा, ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये ऋणात्मक हो जाएगा और कार्बन धनात्मक, और HCN जब टूटेगा तो CN निगेटिव जो है ये अपने लोन पेयर के साथ आ जाएगा कार्बन पर, और इस प्रकार का चतुष्फलकीय मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसे जो कि प्रोटॉनों के साथ
अभिक्रिया करके हमको साइनोहाइड्रिन देता है। अब यहाँ पर अगर फेनिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ एल्किल या 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हैं, कुछ भी जुड़ा है, बनने वाला लास्ट यौगिक साइनोहाइड्रिन ही होगा। आगे आप उसका जुड़े हुए समूह के अनुसार उसका नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बाइसल्फाइड के संयोग से। अब हाइड्रोजन बाइसल्फाइड क्या होता है बच्चों? NaHSO3। NaHSO3 का जब कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, हम एल्डिहाइड लें अथवा कीटोन लें, कुछ भी लेते हैं, इनके साथ ये संयुक्त होकर के ये एक योगज बनाता है, मतलब एक बीच का यौगिक बनाता है जो कि अस्थायी होता है। ये अस्थायी यौगिक जो बनता है ये आगे प्रोटॉन स्थानांतरण के साथ हमको क्या देता है? हमको बाइसल्फाइड योजक यौगिक देता है या वाइट क्रिस्टली यौगिक देता है। सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये जो सफ़ेद क्रिस्टल है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब प्रयोगशाला में आपको कोई भी पदार्थ दिया जाएगा कार्बनिक यौगिक और आपको पता करना है उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको यही अभिक्रिया करनी होती है। आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्यूशन जब डालते हैं उसमें, और अगर आपको सफ़ेद रंग का क्रिस्टल प्राप्त हो गया तो आप ये निश्चित हो जाते हैं इसमें या तो एल्डिहाइड है अथवा कीटोन है, और ये आपके पहचानने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है बच्चों, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये बंध टूटेगा तो बंध टूट के क्या होगा? सोडियम प्लस और HSO4 माइनस, ये जाकर के किस पे जुड़ेगा? ये इस प्रकार से होता है, NaO बनता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और SO3H होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव जा करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और ये निगेटिव जा करके यहाँ पे जुड़ेगा और पॉजिटिव इधर जुड़ करके आपका ये योगज अस्थायी यौगिक बन जाता है। इसके बाद बच्चों आपका आता है गिगनार्ड अभिकर्मकों के साथ संयोजन। गिगनार्ड अभिकर्मकों के साथ एल्डिहाइड और कीटोन मिल करके मैथेनल से प्राथमिक एल्कोहल, एथेनल से द्वितीयक एल्कोहल, और प्रत्येक कीटोन से हमको तृतीयक एल्कोहल की प्राप्ति होती है। इसको करने के लिए अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं या मेथेनल ले रहे हैं, मेथेनल की जब हम क्रिया RMgX से कराएंगे तो ये किस प्रकार से टूटता है? R निगेटिवली चार्ज और MgX पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर जाकर के ये इससे जुड़ेगा। किस प्रकार से जुड़ेगा? R आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और MgX O से जाकर के जुड़ता है, और इस अभिक्रिया में RCH2OMgX, O के साथ MgX जुड़ रहा है और R जाकर के CH2 के साथ जुड़ जाता है। ये पुनः जल अपघटन करने पर यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और MgOHX हमारा प्राप्त हो जाता है। यही अभिक्रिया अगर हम कीटोन के साथ करते हैं तो हमको तृतीयक अल्कोहल, हम अगर इसको द्वितीयक अल्कोहल के साथ करते हैं, एथेनल के साथ करते हैं तो हमको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका अल्कोहलों के संयोग से। एल्डिहाइड क्या करते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ले करके अगर हम उसको शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एल्कोक्सी अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एसीटल बनेगा। ये जो एल्कोक्सी अल्कोहल बन रहा है जिसमें एल्कोक्सी ग्रुप भी जुड़ा है और अल्कोहलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है? आप प्राथमिक अल्कोहल की एल्डिहाइड के साथ
HCl गैस की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करा रही हैं तो बच्चों यहाँ पे हेमी एसिटल बनेगा। यहाँ पर O जो होता है ये टूटेगा, R पॉजिटिव जा कर के इससे जुड़ रहा है O के साथ और नेगेटिव ग्रुप जा कर के C के साथ जुड़ रहा है, और ये जो बीच में यौगिक बन रहा है इसमें से ROH ये निकल जाएगा और निकल करके ROH एक और अणु आ रहा है उससे मिल करके दूसरा R यहाँ पे जुड़ेगा और हमको एसिटल प्राप्त होता है। कीटोन क्या करता है, इन्हीं परिस्थितियों में अगर कीटोन की क्रिया कराई जाती है तो एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया करने पर वो हमको चक्रीय उत्पाद देता है जिसे कि कीटल कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ग्लाइकॉल ले रहे हैं, ग्लाइकॉल मतलब CH2OH के दो अणु ले रहे हैं एक साथ, और जब इससे क्रिया करा रहे हैं तो इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि RRC है, ये 2H और ये O, ये निकल गया जल का अणु बना करके, वो देखिए जल का अणु बना, और ये क्या हुआ, यहाँ पर 2 O थे, ये दोनों O जा करके इस द्विबंध से मिलकर के एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल बनाते हैं। ये आपके कीटेल और एसिटल जो होते हैं ये जलीय खनिज अम्लों के साथ जल अपघटित होकर के हमको पुनः एल्डिहाइड और कीटोन दे देते हैं। मतलब ये क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, दोनों तरफ चलेगी। ये एल्डिहाइड और कीटोन से हमको कीटल और एसिटल मिलता है और कीटल और एसिटल से हमको पुनः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। अब आ जाता है अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों के साथ संयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम अमोनिया क्या होती है, NH3, अगर इस NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे हम लिख दें NH2X, तो ये उसका व्युत्पन्न हो गया अमोनिया का। ठीक है, इस अमोनिया व्युत्पन्न के साथ कार्बोनिल समूह, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिल रहा है, बीच में एक संकुल यौगिक मिलेगा और अंत में एक ये C डबल बॉन्ड NX। यहाँ इंपॉर्टेंस इस X की है बच्चों, अगर ये X जो है उसी हिसाब से इसका नामकरण होगा। अगर ये X आपका H है, केवल H जोड़ रहा है, तो हम इसका नाम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, अगर H जुड़ रहा है उसमें तो H है तो उसका नाम लिखेंगे इमीन, है ना, इमीन आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर कोई R ग्रुप जोड़ रहे हैं, एल्किल ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो एल्किल ग्रुप जोड़ने पर ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहलाता है। यहाँ पे बेटा ठीक कर ले इसका नाम जरा सा, EEN इमीन होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई भी एरिल ग्रुप जोड़ें, OH जोड़ें, NH2 जोड़ें तो अलग अलग यौगिक बनते हैं। अगर हम यहाँ पर OH जोड़ेंगे तो OH जोड़ने पे हमारा यहाँ पे ऑक्साइन बनता है बच्चों, और दूसरा अगर हम यहाँ पर NH2 जोड़ते हैं बच्चों तो हमको हमारा क्या बनता है बच्चों, हाइड्राजोन बनता है। इसी प्रकार से NH2 के बाद आ जाता है C6H5NH। अगर हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर तो इसको जोड़ने पर भाई फेनिल ग्रुप है तो फेनिल हाइड्राजोन बन जाएगा, और ये एमाइड अगर हम जोड़ते हैं, NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है सेमी कार्बाजोल। इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोल। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का जब संयोग होगा तो इस नाभिक रागी अभिक्रिया में जुड़ने वाला Z निश्चित करेगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। H जुड़ने पर इमीन, R पे सब्स्टिट्यूटेड इमीन, OH पे ऑक्साइन, NH2 पे हाइड्राजोन और फिनाइल हाइड्राजोन या सेमी कार्बोल
कार्बाजोन, सॉरी कार्बोल नहीं है बच्चों, कार्बाजोन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, ये तो हो गया हमारा अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ क्रिया। अब नेक्स्ट है आपका अपचयन, ये तो ऑक्सीकरण था। ऑक्सीकरण के बाद अपचयन की अभिक्रिया आती है। अपचयन में अल्कोहलों का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बोरोक्साइड के साथ कराने पर हमको हमेशा एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। हाइड्रोकार्बन में अपचयन कराने की दो विधियां हैं, एक क्लीमेंसन अपचयन विधियां और दूसरी है, आप पहले क्लीमेंसन अपचयन पे देखते हैं। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में जब भी हम ये क्रिया करा रहे हैं तो किसमें कराएंगे, अम्लगित जिंक व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराएंगे और क्या होगा, ये बंध टूटेगा, ऑक्सीजन के स्थान पर H2 अपचयन की क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और हमको संबंधित एल्कीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका इसी में वुल्फ फिशर अपचयन अभिक्रिया। वुल्फ फिशर अपचयन अभिक्रिया में एल्डिहाइड व कीटोन द्रव हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद हमको एथिलीन ग्लाइकॉल बनाते हैं। ये जो बनाते हैं बच्चों, ये उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम में जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ से NH2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हमको H2 मिल जाएगा। दोनों सेम होती है, क्लीमेंसन और वुल्फ फिशर, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में डिफरेंस होता है और दोनों से ही हमको एल्किल समूह प्राप्त होता है, एल्डिहाइड और कीटोन से। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड तो सबके साथ हमको अभिक्रिया दे देता है, लेकिन कीटोन जो अभिक्रिया देता है वो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में देता है, उच्च ताप पे देगा और समान अवस्था में अभिक्रिया नहीं देता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब कीटोनों में अभिक्रिया होती है, एल्डिहाइड में अभिक्रिया होगी तो सीधे से हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, लेकिन कीटोनों में जब अभिक्रिया होती है तो या तो ये वाला बंध टूटेगा या तो ये बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा तो इधर से यौगिक बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो मिलता है प्रोडक्ट वो मिश्रित कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं, कई कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण मिलता है। इधर से टूटने पर ये दो यौगिक बन रहे हैं, इधर से टूटने पर ये और ये सब बनेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल ही, लेकिन हमारे बंध अलग अलग बन जाते हैं और ये उच्च ताप पर ही क्रिया होती है। इसके बाद आ जाता है टॉलेंट परीक्षण और फेलिंग परीक्षण। टॉलेंट रिजेंट जो होता है और फेलिंग रिजेंट जो होता है ये निम्न ऑक्सीकारक समूह होते हैं। ये क्योंकि कीटोन की जो अभिक्रिया है बच्चों, वो कीटोन की अभिक्रिया हमारी उच्च ताप पर होनी है, उच्च ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होनी है, तो कीटोन टॉलेंट रिजेंट और फेलिंग रिजेंट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है। केवल टॉलेंट रिजेंट की अभिक्रिया केवल वो वाला कीटोन देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अन्यथा ये क्रिया नहीं देता है। और हम इन दो अभिक्रियाओं के द्वारा प्रयोगशाला में पता कर लेते हैं कि दिया गया यौगिक एल्डिहाइड है या कीटोन है। टॉलेंट अभिकर्मक बच्चों क्या होता है, ये अमोनियकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। अगर इसकी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कराई जाती है तो हमको यहाँ पर ये सिल्वर मिरर मिलता है, ये जो सिल्वर दर्पण मिलता है परख नली के चारों तरफ, जिससे पता चल जाता है कि ये एल्डिहाइड है। फेलिंग सोल्यूशन, ये क्यूप्रस क्लोराइड का कॉपर आयन का एक सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर जब लाल भूरे अवशेष में परिवर्तित हो जाता है तो हमको पता चलता है कि ये एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है मेथिल कीटोन का हैलो फॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। ऐसे कीटोन
जिनमें कम से कम एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हो। अगर ये मेथिल ग्रुप नहीं होगा बच्चों तो हैलोफॉर्म रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो रिप्लेस होकर के वहाँ पे Cl और Br और I जुड़ेगा, और अगर वहाँ पे वही नहीं होगी तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। इस अभिक्रिया में ये सोडियम के कोई हैलोजनीकृत प्रोडक्ट को लेते हैं और सोडियम हाइपोहैलाइड को लेकर के ये अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम ये जो कार्बोनिल समूह जो कि सोडियम के साथ जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक लवण प्राप्त होता है। ये सोडियम लवण मिलता है जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़ा रहता है। इसी अभिक्रिया को अगर NaOCl के साथ कराते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर हम जाकर के यहाँ पर COCH3 की जगह यहाँ पर क्या लग गया, ONa जुड़ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया है। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से करता है कि ये संयुगी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व आ जाता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, और इस स्टेबिलिटी के कारण ही हमारे ये यौगिक तैयार हो जाते हैं। अगला है आपका इसी के कारण होने वाली अभिक्रिया जिसे कि एल्डोल संघनन कहते हैं। ये एल्डोल संघनन क्योंकि अल्फा समूह के साथ होती है, अल्फा हाइड्रोजन के उपस्थिति के कारण होती है, इसलिए अगर इस अभिक्रिया को समझना है बच्चों तो अगर इसके दो अणु ले लेते हैं, इस अल्फा हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन निकाले एक अणु से और दूसरे अणु से एक ऑक्सीजन निकाले तो हमारा आराम से एल्डोल संघनन का उत्पाद आ जाता है। एल्डोल संघनन के बाद क्रॉस एल्डोल संघनन होता है बच्चों। क्रॉस एल्डोल संघनन में कुछ नहीं है, समान अभिक्रिया है। वहां पर केवल एक एल्डिहाइड ले रहे थे, यहाँ पे अगर दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को लेकर के अभिक्रिया करेंगे तो हमको संबंधित पदार्थ या संबंधित यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। इसकी अन्य अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में यहाँ पे अल्फा परमाणु नहीं होता है, और अल्फा परमाणु नहीं होगा और एल्डिहाइड के दो अणु मिलकर के हमको अल्कोहल प्रदान करते हैं, चाहे बेंजल्डिहाइड के हों चाहे फॉर्मेल्डिहाइड के अणु हों। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, ये इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, जहाँ पर जो भी जुड़ने वाला यौगिक है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे ही जाकर के इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन द्वारा जुड़ता है। अब इनके उपयोग जान लीजिए। उपयोग क्या है, पहले भी बता चुके हैं, विलायक के रूप में, फॉर्मेलिन बनाने में, बेकेलाइट, बहुलक बनाने में, रंजन और सुगंधित पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। धन्यवाद बच्चों।